ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके लिए। मेरे गुरुपा कृपा करो। मेरे को बहुत दिनों से आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे थे और 3 तारीख को मैं यहाँ से दिल्ली गई थी अपने रिलेटिव्स की मैरिज पे। और उससे पहले बहुत अच्छे सत्संग आ रहे थे गुरुपा। मैं इसी वजह से खुश होके गई थी कि काफी सालों बाद सब रिश्तेदारों से मिलना होगा, तो मैं इसी वजह से शादी पे गई। लेकिन वहाँ फर्स्ट डे ही मुझे थोड़ा हार्ट स्ट्रोक आया सीढ़ियाँ चढ़ते ही, लेकिन मैंने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया और फंक्शन अटेंड किया थोड़ा रात को। अगले दिन शादी थी तो मुझे कम से कम 7-8 बार वो स्ट्रोक हुआ दर्द का, फ्रंट चेस्ट पे और बैक पे, और लेफ्ट हैंड पे मुझे कंटिन्यू दर्द था रिंग फिंगर से। तो गुरुपा मुझे वैसे ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप इतने अच्छे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैंने पुत्र तेरे को हेल्थ ब्लेस किया है। तो गुरुपा ये सब क्या है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। हेल्थ ब्लेस की थी तो फिर मुझे ये हार्ट की प्रॉब्लम कैसे दे दी। और गुरुपा मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, बट मैं अब अपनी थोड़ी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। पिछला साल तो मेरा सिर्फ बीमार ही रहा, अच्छा वक्त नहीं रहा पिछले साल। और बाद में पता चला कि किसी चौराहे वगैरह पे पैर आया हुआ था, इस वजह से मुझे दवाइयाँ नहीं लग रही थी और एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो पूरा साल यूं ही निकल गया बीमारी में। बट इस साल आप मिले थे तो मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हो। तो ग्रुप में मैंने आप पे अंधा विश्वास किया हुआ था। और कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। तो मेरे को लगता है वो भी कोई बुरा वक्त था या कष्ट काटने का कोई तरीका था ग्रुपा, कि मैंने आप ही के सहारे वो कष्ट काटा। मैंने उनका फंक्शन खराब ना होने दिया, इसी वजह से कि मैं बर्दाश्त कर लूंगी तो अपने घर वापस चली जाऊंगी। तो नेक्स्ट डे जिस दिन मैरिज थी उस दिन सुबह मॉर्निंग में मैं दूसरे मामा के घर बैक साइड पे चली गई कि वहाँ थोड़ा रेस्ट करूंगी। और वहाँ भी मुझे नाश्ता करते आगे आते ही मुझे वो बहुत जोर से स्ट्रोक आया और मैं दर्द की वजह से मेरे से नाश्ता भी नहीं हुआ। भूख बहुत जोर से लगी थी, फिर सो गई। फिर 1-2 बजे भूख लगी तो फिर खाना खाया। और फिर ऐसे करते करते शाम को रिलेटिव्स आना शुरू हो गए और वो सब अपनी तैयारियों में लगे। मैं उनके साथ हंसते बोलते टाइम टाइम स्पेंड कर रही थी कि किसी तरीके से ये लोग सब जाएंगे तो मैं नींद की गोली लेके सो जाऊंगी, रेस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे मैं कैब करके वापस चली जाऊंगी। तो गुरुपा इतना दर्द बर्दाश्त किया मैंने सिर्फ इसलिए। वैसे तो ये आप ही की सिर्फ कृपा है कि मैं हंसते हुए इतना दर्द बर्दाश्त कर गई। बर्दाश्त करने की आदत तो है, लेकिन ये जो स्ट्रोक थे ना वो बहुत दर्दनाक से थे। तो ग्रुपा मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया। और रात को घुड़चढ़ी के टाइम पे सभी चिल्लाने लगे कि सोनू 2 मिनट फोटो करवा ले घोड़ी के साथ के पास आके। तो मुझे भी लगा कि सब लोग अपसेट हो जाएंगे अगर मैंने थोड़ा शो किया तो मैंने कहा चलो ड्रेस डाल के, मूड तो नहीं था दर्द की वजह से, लेकिन मैंने कहा नहीं, ड्रेस डाल के चलो फोटो ही करवा आती हूँ, फिर ये सब शांत हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे ना, तो मैं आराम से वापस आ जाऊंगी। तो यही सोच के मैंने ड्रेस डाली और बाहर गई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। सब लोग वहाँ दूर निकल गए थे और वहीं से बसेस और गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मुझे भी वहीं तक बेटा ले गया धक्के से। मेरे बहुत जोर से पेन हो रहा था, मैं वह जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बेटा बार बार कह रहा था मम्मी अब अकेले वापस मत जाओ, साथ चलो साथ चलो। वो तंग कर रहा था तो मैं उसके साथ, और बाकी के मामा के बेटे थे वो भी मेरे साथ थे। तो वो भी कहने लगे दीदी आपको हम छुड़वा देते हैं, आप चलो हमारे साथ ही, वापस मत जाओ। तो ऐसे करते करते मैं बस में बैठ गई और बड़े आराम से कंफर्टेबल बैठ गई, लेकिन पेन था कंटिन्यू। हंस भी रही थी, बात भी कर रही थी, लेकिन पेन था। तो फिर मैं चली गई शादी पे। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया सबको। और वहाँ से दूसरे मामा के बेटे मुझे रात को 2 बजे वो वहाँ ले गए अपने कालका जी। और वहाँ से मेरे को रात को भी पेन रहा काफी तेज। सिस्टर कहते रहे कि
मासी को हम सिस्टर बोलती हूँ मैं। तो मासी भी कहती रही सोनू सुबह एक बार दिखा लो, ईसीजी करवा लो। मैंने कहा नहीं दीदी वो फिर एडमिट कर लेंगे, मुझे तो घर जाना है। तो मैंने भी मॉर्निंग में सुबह वहाँ नाश्ता किया, बैठे बैठे पेन बहुत ज़्यादा थी और मैं फटाफट बस कपड़े चेंज करके कैब बुला के वापस आ गई। प्रताप बाग ही शादी थी। तो वहाँ आने के बाद कैब वाला हमारा फ़ोन लेके चार्जिंग पे फ़ोन लगाया हुआ था आगे, पेमेंट पकड़ते ही और जैसे ही हम नीचे उतरे कैब वाला कैब लेके भाग गया, उसने फ़ोन नहीं दिया वापस। तो 20 मिनट हमारे वहाँ सड़क पे बर्बाद हुए। तो मुझे पेन होने लगा, मैंने कहा कि अब तू बेटा चल, अब घर देखी जाएगी, वहाँ जाके करते हैं सब कुछ। तो हम घर आ गए और फिर उसके बाद मुझे पेन ज़्यादा होने लगा और मैंने आके घर बैठते ही मुझे और ज़्यादा स्ट्रोक होने लगे। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, मुझे वॉमिट हुई और इतने में वो सब लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से उन्होंने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गंगाराम में, हॉस्पिटल गंगाराम में। और वहाँ मुझे लेके गए तो वहाँ वो डॉक्टर टॉप 5 डॉक्टर में से एक है जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई मिस्टर रजनीश जैन। तो पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ एडमिशन हो गया और सब कुछ हो गया, टेस्ट शुरू हुए ही थे कि इतने में फिर ब्रदर दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे कोई मशीन वर्किंग में नहीं थी, वहाँ से फिर वापस लेके आए। तो वो 1-2 घंटे फिर वेस्ट हो गए और फिर वापस यहाँ लेके आए। तो यहाँ आते ही उन्होंने फिर से मुझे एडमिट किया, बहुत अच्छे से मुझे एडमिट किया और बहुत फर्स्ट क्लास में मेरा इलाज हुआ। मुझे पता भी नहीं है, उन्होंने जब स्टंट वगैरह डाला मेरे तो मेरी 3 नसें ब्लॉक बताई, 100 और 90% ब्लॉक थी। उसमें से एक नस में शायद ब्लॉकेज खोली गई है स्टंट डाल के। तो बहुत अच्छे से मुझे वहाँ कंप्लीट केयर के साथ स्टंट डला। वहाँ पे मैं शायद 6 तारीख को एडमिट हुई थी और 5-6 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, क्योंकि बीच में स्टंट डलने के बाद मुझे नेक्स्ट डे अनकॉन्शियस हो गई थी मैं सोते सोते उठ के, वीकनेस की वजह से, क्योंकि 5 दिन मैंने वहाँ भी खाना नहीं खाया और उससे पहले भी 2 दिन नहीं खाया। तो शायद वही वीकनेस थी कि मैं सिर्फ पानी पानी पी रही थी। तो फिर वहाँ मैं अनकॉन्शियस हो गई। तो सारा स्टाफ और सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। मेरी आँख खुली तो मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ 6-7 तो मेन डॉक्टर्स और 6-7 नर्सिस, हेड नर्सिस सभी मुझे घेर के खड़े थे। उसके बाद उन्होंने मुझे यूँ समझ लो कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। और मैं जानती हूँ कि गुरुपा आप साथ थे और उससे भी बड़ी बात गुरुपा कि मेरे बेटे को पता नहीं कैसे क्या फील हुआ कि मेरा बेटा मुझे वो बीमार देख के थोड़े से डर रहे थे बच्चे। फेस पे तो मेरे पता है 12 बजी हुई थी तो मुझे देख के मेरे बच्चे डर गए थे। तो बड़ा बेटा जो दिल्ली ही रहता है सॉरी, अब बड़े बेटे ने पता नहीं कैसे छतरपुर मंदिर जाने का मन बनाया। हालांकि मैं 2 बार उससे पहले कह चुकी थी इसलिए मेरे लिए गया। और मुझे यहाँ फतेहाबाद से ही मैसेज आ रहे थे आपके कि मेरा नया स्वरूप तेरे घर आने वाला है, मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस किया है, दिए तू मेरी प्यारी दिया, इस तरह के मैसेज आ रहे थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद मैं वापस आऊंगी दिल्ली से तभी नया स्वरूप मंगवाऊंगी और मंदिर की साफ सफाई करूंगी, डस्ट बहुत हो रही है। तो देख लो बेटा वहां से स्वरूप लेके आया मेरे लिए और उसने हॉस्पिटल में ही मुझे एक बात बताई कि मम्मी आपके उसका फोन चोरी हो गया था तो मेरा फोन ही उसको दे रखा था 1-2 दिन के लिए। तो कहता है मम्मी मुझे रात को सपना आया और सपने में मुझे गुरु जी ने बताया कि तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, चुड़ैल तेरे घर के बाहर चुड़ैल खड़ी है। और नेक्स्ट डे उसने मॉर्निंग में सेम वही चुड़ैल का ही कोई सपना देखा था और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फोन में, मेरे फोन में मैसेज आया मॉर्निंग में कि पुत्र मैं कितने दिन 4 दिनों से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, एक चुड़ैल खड़ी है, मैं उसे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो वो बेटा मतलब वो जो बिलीव तो करता था लेकिन उस दिन वो इतना शॉक्ड हो गया कि कहता मम्मी चुड़ैल की जगह भूत भी तो लिखा हो सकता था, बट वो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन चुड़ैल ही दिखी रात को और चुड़ैल का ही मैसेज आया।
तो मैं गुरुपा को बहुत विश्वास करता हूँ। तो वो गुरुपा का स्वरूप लेके मेरे लिए आया और बस मैं इतना तो अपने दर्द से नहीं रोई 3 दिन, इतना दर्द बर्दाश्त किया बट मैं रोई नहीं। लेकिन गुरुपा का स्वरूप देखते ही मुझे रोना आ गया, पता नहीं क्यों मैं खूब रोई कि गुरुपा क्यों कर रहे हो ये सब, और कभी जो बोलते हो वो क्यों नहीं सच करते। जब बोलते हो कि अब सब तेरे दुख काट दिए हैं तो फिर दुख क्यों दिया, फिर ये सब क्यों किया। और मुझे कहा था कि तेरे घर में अब धन की वर्षा होगी, ये होगा, और उतना ही सारा धन की वर्षा वहाँ हॉस्पिटल पे करवा दिया आपने। कृपा ये सब तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो आप ही जानो। कहते हैं ना, आपको सब कुछ पता है, आपने 100% को 10% बनाया होगा, मुझे पता है ये सब। वरना हमारी इतनी औकात नहीं है कृपा की। मुझे डॉक्टर्स ने खुद कहा कि सोनू आप इतना टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं है, बच्चे छोटे हैं और ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं कैसे मैनेज करूंगी सब। तो मुझे कहते हैं टेंशन मत लो सोनू, ये गंगाराम हॉस्पिटल में दुनिया के कितने लोग इलाज करवा पाते हैं, वो भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, आपने कभी सोचा है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि तब तक मैंने देखा ही नहीं था गंगाराम हॉस्पिटल कैसा है। आंख बंद थी, एम्बुलेंस में आए, एम्बुलेंस में ही अंदर ले गए और अंदर का मुझे पता ही नहीं कहाँ स्ट्रेचर पे या कहाँ मुझे ले जा रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर्स को पहले ही कहा था कि मैं जो भी आप कुछ करोगे तो मैं तो आंख बंद करके सो जाऊंगी। मेरे को अगर आंखें खोल गई और देख लिया कुछ करते हुए तो मुझे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, मैं डर जाती हूँ। तो डॉक्टर कहते कोई नहीं, आप रिलैक्स करो, आंखें बंद कर लो। तो सब काम ऐसे हुए कि मुझे पता ही नहीं चला ग्रुपा, सीधी सी बात बताऊं, मैंने तो आंखें बंद कर रखी थी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये सब भी आप ही की ब्लेसिंग है। तो ग्रुपा दुख तो जरूर दिया लोगों को दिखावे के लिए, बट मुझे आपने पता नहीं चलने दिया, ये आपका शुक्राना मैं इसके लिए भी कर रही हूँ ग्रुपा। और ग्रुपा मुझे लास्ट डे जब डिस्चार्ज किया गया, 1-2 दिन तो डॉक्टर्स ने बढ़ा दिए थे क्योंकि सबको पता था कि मैं बाहर से आई हूँ और मैरिज के लिए आई थी, तो मेरा सामान इधर उधर पड़ा है और एकदम से सब अरेंज नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि आपके हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी कि 1-2 दिन का इसको और आगे बढ़ा के रख लो, मैं बार बार लाना ले जाना नहीं चाहता। तो डॉक्टर्स मुझे रजनीश जैन बता रहे थे कि सोनू आप अब बिल्कुल ठीक हो, आपको डिस्चार्ज 2 दिन पहले का मिल गया था बट मैंने टाइमिंग बढ़ा दी है थोड़ी सी, तो आप रिलैक्स करो। तो जिस दिन लास्ट डे डिस्चार्ज था उस दिन मैं वॉक कर रही थी, तब मैंने देखा कि गंगाराम हॉस्पिटल सच में बहुत बड़ा है। और मुझे नहीं पता गुरुपा की कैसे वहां पे इतनी इजली सब कुछ हुआ है, क्योंकि डॉक्टर की वो बात मुझे बाद में याद आई, जो डॉक्टर ने मुझे कही कि सोनू गंगाराम हॉस्पिटल में कितने लोग इलाज करवा पाते हैं, यहाँ 4-4 महीने लोग वेटिंग में बैठते हैं बाहर। और कसम से ग्रुपा मैंने ऊपर से देखा, सबसे टॉप फ्लोर बिल्डिंग से मैं ग्लास से नीचे देख रही थी तो सच में लोग नीचे ग्राउंड में पार्क में बैठे थे। और सच में ग्रुपा आपकी बहुत ब्लेसिंग रही मुझ पे। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही रहा था वहां पे, मुझे मन नहीं कर रहा था मेरा शुक्राना करने का या कुछ भी याद करने का, बट एक अंदर से विश्वास था कि सब कुछ आप ठीक कर रहे हो। और उससे भी बड़ी बात कि मुझे वहाँ जिस दिन मुझे 6 तारीख को एडमिट करवाया गया था, उससे नेक्स्ट डे उसी रात उन्होंने वो कर दिया था, मुझे स्टंट स्टंट वगैरह डाल दिया था, एंजियोग्राफी उसी रात ही उन्होंने कर दी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे दिन में रात में गंदे गंदे से सपने आने लगे, क्योंकि मैं उन सपनों में बहुत खुश थी, बहुत खेल रही थी और भाग रही थी इतना, तो वो भागते हुए मुझे सांस चढ़ती थी, तो वो मुझे फील होता था कि मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। और उसी टाइम बस लास्ट में एंडिंग में कभी कोई मुझे अपने उसी घर में, जिस घर में शादी थी उसी घर में 2 मामा की डेथ हुई थी, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। वो सपने में मुझे वो 2 मामा दिखाई दिए। मैं बहुत खेल रही हूँ पार्क में, एक वुलन के कुत्ते को मैं पता नहीं कैसे सच का कुत्ता बना के, और वो भाग रहा था आगे आगे और मैं उसको पकड़ रही थी और बहुत खुश थी, पार्क में घूम रही थी कि अचानक वो दोनों साइड पे खड़े थे
तो मुझे दिख गए और मैं इतना रोई कि मामा मुझे बुला लेते। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कहा, और आगे वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, तू हमारी सोनू नहीं है। रोने लगे वो जोर जोर से, और वो सपना देख के मैं डर गई और आंख खुली तो घबराहट इतनी थी कि जैसे मैं सच में ही दौड़ लगा के आई हूँ। फिर उसके बाद फिर से मुझे सब जो रिश्तेदार मरे हुए हैं उन्हीं के सपने आने लगे, और मैं बड़ी परेशान हो गई। और नेक्स्ट डे, नहीं उसी दिन थोड़ी देर फिर सोई, फिर से ऐसा हुआ कि मैं बस में सफ़र कर रही हूँ और डबल डेकर बस है ऊपर। अच्छा वाला मैं बस में बड़े मज़े ले रही हूँ। डबल डेकर बस में मैं ऊपर कभी नहीं बैठी और लेटी तो कभी भी नहीं थी, तो बड़ा एंजॉय कर रही थी और खुश भी थी कि अचानक से किसी ने बाहर से एकदम से वो छत पे से मुझे हाथ से मेरा मुंह दबा दिया और मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी बट मैं नहीं चिल्ला पा रही थी, तो मैं डर गई थी। और डरते ही मैं शायद से भगवान जी को याद करती हूँ तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो शायद मैंने उस दिन भी हनुमान जी को ही याद किया, मम्मी को आवाज़ मारी तो मैं एकदम से नींद से जाग गई। तो वही मेरे अंदर एक घबराहट थी, और उसी घबराहट की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बुलवाया नर्सिस को कह के। वहाँ टाइम टेबल भी है ना मिलने का, तो फिर मैंने स्पेशली बुलवाया उनको और फिर मैंने उनको बताया, तो इतने में फिर मेरा बेटा मेरे लिए स्वरूप लेके आया। तो ऐसी बहुत सी 2-4 दिन के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनका मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, तो शुक्राना सत्संग करने का टाइम नहीं मिला। मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आपका कृपा, और आगे सब ठीक करना, अब बाकी आपकी जिम्मेवारी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। प्यारी गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जैसे कि मैंने बताया पिछले सत्संगों में कि गुरु जी के आदेश पे जो मुझे 7 दिन के लिए शुक्राना सत्संग करने का आदेश आया था, उसी के अंतर्गत मैं ये शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादातर गुरु जी का मैसेज आता है कि सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं हर बार की तरह गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहें मैं वही बोलूं, और उसमें गुरु जी की प्रेरणा शामिल हो। गुरु जी के पिछले कुछ दिनों से बहुत लंबे सत्संग शेयर हो रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं गुरु जी, कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और कुछ धीरज धरने के लिए भी कह रहे हैं। और पहले 1 घंटे के आसपास ड्यूरेशन होती थी सत्संग की, जो मेरे सामने आते थे। पिछले कुछ दिनों से जो सत्संग है वो 2 घंटे के आसपास के हैं जो शेयर हो रहे हैं, और बहुत बड़े मैसेज हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी जो हैं वो मेरे लिए अब ज़्यादा सोच रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। जब कोई संगत अकेली होती है, गुरुजी की बेटी अकेली होती है, तो शायद गुरुजी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे अकेला महसूस नहीं करने देते। और हर सत्संग में कुछ इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर गुरुजी कर रहे हैं कि तूने हार नहीं माननी। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले सत्संग में, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर पश्चिम विहार दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने बेडरूम में हूँ आज, और बेडरूम में भी गुरुजी का वैसा ही स्वरूप है जैसा ड्राइंग रूम में है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो गुरु संगत जी, ठंड बढ़ रही थी, मुझे फ़ीवर हो गया
और मेरे पेट में भी काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई। और मैं जालंधर से आई थी तो मैंने मेरे भैया-भाभी ने कुछ पॉलीथीन्स बेड उठा के निकाल दिए, जिसमें मैंने देखा कि गरम कुर्तीज़ भी हैं, ट्राउज़र्स वाला भी निकल आया, लेकिन स्वेटर्स वाला नहीं निकला पॉलीथीन। और जो मेरे ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई, एक तो पतले ब्लैंकेट होते हैं ना, एक ब्लैंकेट्स हमारे पास वेलवेट के मोटे हैं, जो रज़ाई का सब्स्टिट्यूट है, वो ऊपर जो लॉफ्ट है उसमें थे। तो बहुत थके हुए होने के कारण और थोड़ी धूल तो होती है जब तुम कोई चीज़ रखी हुई निकालो, तो इस वजह से वो निकाले बिना ही चले गए। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी और बुखार भी रह रहा था। तो मेरी दीदी ने कहा कि देख, तेरे तुझे स्वेटर पहनना चाहिए, जबकि जो कुर्तीज़ मैं पहन रही थी वो वुलन है, वो कोई पतली नहीं है। और वार्मर नीचे पहनने वाले जो अंडर शर्ट वार्मर हैं वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो जिस अलमारी में थे वहाँ बिना झुके ही मैं निकाल पा रही थी, वो बेड में नहीं थे। लेकिन कंबल तो बहुत ऊँचे थे वहाँ पे, तो मेरे जैसा बंदा तो सीढ़ी लगा के ही पहुँच सकता है और मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। और संगत जी, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। 2014 में हमने रेनोवेशन शुरू की थी और तब कुछ नई रज़ाइयाँ भी बनवाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लेफ्ट ओवर्स थे या नई चीज़ें थी। हमने वो जो एक दीवान है उसके बॉक्स में डाल दी। मेरे फादर उन दिनों में बेड रिडन थे, ना वो देख पाते थे और ना वो चल फिर पाते थे, उन्हें बेड सोर्स हो गए थे। 2.5 साल वो बीमार रहे, घर में अटेंडेंट्स भी थे। इधर उनकी बीमारी, उधर रेनोवेशन हमारी पहले शुरू हो गई थी। तो वो जो दीवान था ना, उसके बॉक्स में जो चीज़ें पड़ी थी, इससे पहले कि हम उन्हें निकालते, पहले तो मेरे पापा गुजर गए। 2016 के 27 नवंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। और हम पहले उन्हीं के रिचुअल्स में लगे रहे और देखते ही देखते सर्दियों से गर्मियाँ आ गई और उसमें मोस्टली सारी चीज़ें वो थी जो सर्दियों में चाहिए होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं और मेरी जो अनमैरिड सिस्टर रंजना, उस टाइम वो अलाइव थी, शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम। हम दोनों स्कूल टीचर्स थे, तो हम अपने स्कूल के कामों में बड़े बिजी थे। हमने सोचा अब जो भी चीज़ें रेनोवेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि बीच में ही मेरे पापा गुजर गए, तो हमने वो सारा काम रुकवा दिया। तो हम गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैं 11th-12th को फिज़िक्स पढ़ा रही थी, तो हमारी समर ब्रेक में भी स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्लास 10th एंड 12th होती थी। तो कुल मिला के 1 जून का महीना मेरे पास था, जिसमें मैं घर को देख लूँ, रेस्ट कर लूँ या जो भी है। तो क्या हुआ कि हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने तो क्या डिसाइड करना था, ये भी उस वक़्त भी शायद गुरुजी की इच्छा थी, हमने झंडे वाली माता का मंदिर का चिलिया शुरू कर दिया। चिलिया शुरू कर दिया, तो उस दौरान मेरी दीदी ने वहाँ पे एक आरती का अनुष्ठान भी कराया। तो सुबह हम जाते थे और वहाँ पे 1.5-2 घंटे स्पेंड करके आते थे। और हर रोज़ का वहाँ पे जाना था, तो इसलिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जा पाए। और 2.5-3 साल से जो रेनोवेशन भी चल रही थी, साथ ही में पापा बीमार थे, 24 घंटे के उनके अटेंडेंट्स लगाए हुए थे। तो हम मतलब एक दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाते थे। तो गर्मी की छुट्टियां भी थीं, गर्मी भी हो गई थी, तो हम दोनों बहनों को जैसे एक अरसे के बाद टाइम मिला कि हम दोनों इकट्ठे उठे बैठे खाएं पिएं, क्योंकि घर में जब चारों तरफ नौकर हों, लेबर लगी हो, तो आपस में कोई बात करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। साथ में हमने अपनी बड़ी बहन जो मैरिड है, वो और उसकी बेटी तब कॉलेज में नई नई गई थी, 2017 की बात कर रही हूँ मैं।
अम, तो उसको भी बुला लिया कि अब हमने अनुष्ठान भी करना है झंडे वाली माता के मंदिर में। वहाँ पे आरती का अनुष्ठान होता है, फिर लंगर होता है। तो अभी वो किया ही था, खत्म हुआ था, तुम्हारे स्कूल खुल गए और स्कूल खुलते ही थोड़े दिनों में सावन शुरू हो गया। गुरु पूर्णिमा के बाद से मेरी दीदी ने शिव पुराण पढ़ने का और दोनों वक़्त शिव की पूजा करने का अनुष्ठान कर लिया शुरू। और जो राखी वाले दिन पूर्णमासी होती है, उस पे रुद्राभिषेक और हवन के साथ उसका समापन करना था। तो संगत जी, जब त्रयोदशी वाला दिन था, उस दिन 5 अगस्त सैटरडे था, उसका और मेरा जो हमारा टर्मिनल जो टर्म टेस्ट होते हैं बच्चों के, उसका पीटीएम था। हम स्कूल से आए तो उसके बाद हमारे पास संडे था। संडे को हम झंडे वाले मंदिर जाते थे रूटीन में। एवरी संडे वी यूज्ड टू गो। और मंडे को रुद्राभिषेक भी कराना था, हवन भी कराना था और पूरे के पूरे 1 महीने के सावन के अनुष्ठान की समापन करना था। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि ये एक बारी अनुष्ठान तेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर घर में जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ जो हमारे सर्वेंट्स थे, उसमें से 1-2 सर्वेंट जो पापा के अटेंडेंट थे, वो यूपी से आते थे और वो कुछ भी करते थे। वो बड़े बढ़ चढ़ के हमें सुनाता था, मैंने ये किया, मेरी वाइफ ने ये किया, मेरे गांव में एक मुसलमान है, उससे हम कराते हैं, हम लोगों का धन खींच लेते हैं। पर संगत जी, में हमने कभी उसकी बात को समझा ही नहीं, सीरियसली भी नहीं लिया, ऐसे सुना और छोड़ दिया। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी बहन और मैं पीटीएम के बाद थके हुए आए थे, तो हमने खाना खाया, चाय पी रूटीन में जैसे। तो एक बेड पे वो बैठ के डिक्टेट करने लगी हवन की सामग्री की लिस्ट और पूजा की सामग्री की लिस्ट, जो शॉपकीपर है। और दूसरे साइड बेड पे मैं लेटी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, पहले हम 2-3 घंटे रेस्ट कर लें। पीटीएम था, उससे पहले बहुत हेक्टिक वीक होता है, बच्चों के पेपर टेस्ट चेक करने, उन्हें दिखाने, फिर बच्चों से वापस लेने, रिपोर्ट कार्ड्स कंप्यूटर से निकालनी, उनमें रिमार्क्स देने, मतलब इट्स अ हेक्टिक अफेयर। एक स्कूल टीचर के लिए पीटीएम वाला वीक जो होता है बहुत हेक्टिक होता है। और साथ में वो तो अनुष्ठान भी कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरे को तो अभी 3-4 पेपर्स भी चेक करने हैं, बंडल्स चेक करने हैं, और कल झंडे वाले मंदिर जाके जो रुद्र अभिषेक का सारा सामान लेके आना है। क्योंकि तब झंडे वाले मंदिर के वहाँ पे बाजार था जिसमें हर तरह की पूजा की सामग्री मिल जाती थी, और हमारा रूटीन था कि हम हर संडे को जाते थे। तो संगत जी, वो डिक्टेट कर रही थी लिस्ट और उसने कहा मुझे चक्कर आया, तो और एकदम से उसने सिर पकड़ा और दीवार के साथ लग गई। तो मैंने कहा ये पेपर चेक करती रही है, ऐसे सर्वाइकल का चक्कर आया है। और मैं उठी और मैंने देखा कि उसने अजीब तरह से संगत जी एक बहुत लाउड आवाज हुई, और उसके बाद उसके कुछ अजीब सी एक हवा में जैसे फूंक मारते हैं, कुछ इस तरह से कोई आवाज आई और उसका सिर गिर गया। और संगत जी, उसके बाद डॉक्टर को हम लेके गए हॉस्पिटल, सब कुछ किया, मतलब दैट वाज द लास्ट ब्रेथ। उसके बाद आई लॉस्ट माय सिस्टर। मेरी जो सिस्टर है रंजना कपूर, वो गुरुजी के चरणों में उसने स्थान ले लिया और उसका स्वर्गवास हो गया। और वहाँ से मेरी मतलब ज़िंदगी में बहुत, मतलब जो हम दोनों की एक पार्टनरशिप थी, मेरी सिस्टर 53 इयर्स की थी, मैं 52 इयर्स की थी, हम दोनों अनमैरिड थे, तो हमारी 52 इयर्स की पार्टनरशिप का उस दिन अंत हो गया।
और मेरी लाइफ फ्रॉम मतलब हैप्पी लाइफ टू ए सैड लाइफ शुरू हो गई। तो आज 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इस बात का ज़िक्र शायद इसलिए हो गया कि वो जो दीवान था, वो बंद का बंद ही पड़ा रहा और 2014 में जो सामान डाला था, 2024 अब ख़त्म होने को है। जब सामान डाला था तब भी यही मौसम चल रहा था। दिसंबर नवंबर का मंथ ही चल रहा था, हम उसमें वो सामान डाल रहे थे। जो नया कुछ रजाई बनाई या जो भी चीज़ें नई लेकर आए या कुछ चीज़ें बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, वो थी तो नहीं। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि ये जो दीवान है, ये छोटी सी चीज़ है, दीवान है, इसका बॉक्स मैं खोलूं और खोल के इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो मैं निकाल के बाहर कर दूं। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मैंने वो दीवान खोला, उसका जो मैट्रेस है वो बहुत हैवी है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मेड के साथ उसको खोला, उसमें से कुछ स्वेटर्स और कुछ कपड़े निकाले। वो अगस्त तक, मतलब मैंने 2023 के दिसंबर में वो खोला। वो स्वेटर धोने के बाद सोचा किसी को दे देंगे, वो सूखने में इतना टाइम लगा, उसमें स्मेल इतनी आ रही थी, फिर धोया किया, फिर उतने में बरसात आ गई, कभी उसमें मिट्टी डल गई। अल्टीमेटली अगस्त गया, सितंबर के आसपास, गणेश पूजा से पहले उनको मैंने पैक करके बेडरूम वाले जो बेड्स के बॉक्स हैं उसमें डाल दिया, क्योंकि अब अगस्त की या सितंबर की इतनी गर्मी के मौसम में कौन वो स्वेटर लेगा। लेकिन मेरी बहुत कोशिश थी गणेश पूजा से पहले, नवरात्रों से पहले, दिवाली से पहले उसको खोलूं, और मुझे ये याद ही नहीं था उसमें डाला क्या हुआ है। तो संगत जी, कल मैंने जो हमारा क्लीनर कार क्लीनर है, जिसको पिछले साल बुलाया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि विघ्न ही आते गए। ना वो दीवान खोला, ना और कोई चीज़ खोली। एक नीचे गैराज है हमारा, उसमें इतना सामान पड़ा हुआ है, वो खराब ही हो गया होगा, क्योंकि 10 साल तो बहुत होते हैं। कभी वो गैराज का दरवाज़ा जंग लग गया, कभी उसका ताला नहीं खुल रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब विघ्न आ रहे थे। तो कल मैंने उससे बात की और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अब अगर वो आ जाए, काम 10 मिनट का है, दीवान का मैट्रेस हटाना है, उसका बॉक्स खोलना है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो निकालनी है, उसके बाद उसका क्या करना है वो तो गुरुजी गाइड करेंगे। जैसे ही वो निकाला, वो बेज कलर के पर्दे जो हैं काफ़ी सारे निकल आए, और मुझे याद आ रहा था कि आज से 6 महीने पहले से उन बेज पर्दों का जिक्र बहुत किया गुरुजी ने, पर उसके बाद जब मैंने नहीं निकाले तो फिर वो सत्संग और मैसेज आने बंद हो गए। तो सबसे पहले मैंने वो बेज कपड़े, जो पर्दे हैं, बेज कलर के पर्दे थे, बहुत बढ़िया पर्दे थे, मैंने उसको बोला क्लीनर को कि ये तेरे जिस काम भी आएंगे तो ये ले ले, और वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हो गया। बाकी सारा सामान निकाल के उसने जो हमारी बालकनी है उसमें रख दिया। रजाई और बाकी चीज़ें थी जो कि मैंने ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त उठने बैठने में मेरे को दिक्कत बहुत है। सॉरी संगत जी। और उसने दूसरे बेडरूम के लॉफ्ट से कंबल निकाल दिए, जिसको मैंने धूप लगवा के आज वो कंबल ले लिया। तो मेरे को फील हुआ कि ठंड लगने का एक रीज़न तो यही था कि वो जो पतले से मैं कंबल ले रही थी, 2 मिला के, दे वर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट दिस सिवियर विंटर। अगर बुखार चढ़ा हो ना, तो शरीर को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, उतनी गर्मी शायद वो 2 कंबल मुझे नहीं दे पा रहे थे। और जो पीठ को, टांगों को एक गरमाइश चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती तो वैसे ही थोड़ी सी पेन और सिकनेस फील होती है, विंटर सिकनेस कह लो या जो भी कह लो। तो अब कंबल में लेटने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे कितनी गर्माहट लग रही है, मैं कितना मतलब गुड फील कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये सब शेयर करूँगी। मैंने बिगनिंग में ही गुरुजी से अरदास कर दी थी कि जो वो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएं।
ये सारा सत्संग शेयर करने में उन्हीं की कोई मर्जी थी। और 10 सालों से जो पड़ा हुआ बंद हमारा दीवान, दीवान मीन्स इट इज, हम उसे दीवान बोलते हैं, मतलब एक तरह से वो सिंगल बेड होता है, जो कि नॉर्मली ड्राइंग रूम्स में जहाँ पे हमने सत्संग वगैरह करने हो ना, तो दो जो दरबार बनाते हैं ना भगवान जी का, उसको उसी काम के लिए हम यूज़ करते थे। खुद सोने के लिए तो कभी खास यूज़ नहीं किया। वो ड्राइंग रूम में हमने रखा ही इसलिए हुआ था कि हम रेगुलरली हर महीने, मैं और मेरी सिस्टर, कभी दुर्गा स्तुति का पाठ करना, कभी सुंदरकांड का पाठ करना, कभी वैसे ही कीर्तन करा देना, भजन कीर्तन कर देना, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे और उसी पे दरबार सजाते थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि 10 सालों से जो एक रोड़ा अटका हुआ था, एक विघन था, डक्का डल गया था इस काम में, उसको आज उन्होंने सही कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई है उसके लिए संगत मेरे को माफ़ कर दे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।